ओके क्लास, अभी हम लोग ना एक्चुअली डाउट सेशन रखा था हमने आज के लेक्चर में। तो आप बताइए कोई डाउट वगैरह रखना है कि डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ? एक ब्लड रिलेशन का स्टार्ट करना है सर। एक सम नहीं समझ में आ रहा था, मैंने सॉल्व किया था वो। ब्लड रिलेशन है? हाँ बोलिए। हेलो सर। एक मिनट। हाँ सर, एक पजल वाला ले लो ना, वो हेवियर वाला। E is heavier than C, B is heavier than D। पेपर कैसा गया आपका? नहीं अच्छा गया सर। क्यों, रीजनिंग अच्छा नहीं गया? रीजनिंग जो पढ़ाया था वो अच्छा नहीं गया? नहीं, रीजनिंग अच्छा नहीं गया सर, क्योंकि ये पजल। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। पजल के वजह से अटका क्या आपका? हाँ मतलब एक ही कोडिंग डिकोडिंग आया, बाकी सब पजल आए थे। तो मैं अभी जो सम बोला ना, वो तो मुझे आया ही नहीं। और अब मंथ्स वाले पजल आए थे सब मुझे। तो मैंने पढ़ा है मंथ्स वाले पजल, ईयर वाले पजल। हाँ मंथ्स वाले एक ही सॉल्व कर पाया बस पजल, बाकी कुछ नहीं अच्छा गया। और तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बताया था ना कि 15 से 20 मार्क का सिर्फ पजल ही आया, बाकी लोग को पेपर इजी गया। हाँ सर, मुझे रीजनिंग के लिए टाइम भी नहीं, मतलब मैं स्टार्टिंग में रीजनिंग किया ना, तो मतलब पहले ही पैनिक हो गया था, तो उसमें सब भूल गया। अभी इधर उधर उल्टा पुल्टा कर दिया। लेकिन मैंने पढ़ाया था, आए थे। क्या बोल रहे हो सर? मैंने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन आए थे ना? नहीं सर, मतलब हाँ मतलब इजी इजी आए थे, पर मैंने सेंटेंस में गलती कर दी थोड़ा बहुत। मतलब आपसे गलती हो गई ना? हाँ मेरे से ही बहुत गलतियां हो गई। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत सी चीजें, बहुत से एग्जाम आएंगे, थोड़ा अवॉइड करो, मिस्टेक्स कम करो, प्रैक्टिस करोगे ना तो जो इम्परफेक्शन है वो क्लियर होते जाएगा। टेंशन मत लो। हाँ सर, मुझे ना मतलब कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ने मतलब अच्छा नहीं, ऑफलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह बताओ ना तो मैं परचेस कर पाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन सब नहीं अच्छे लगते और मतलब हार्ड हार्ड आते तो। ठीक है, तो एक काम करो आप, देखो टेक्स्ट बुक आपको बैंकिंग कर रहे हो ना? हाँ सर। एक काम करो, ऑनलाइन से ना 247 का बुक मंगा लो अमेजोन से। 247 का बुक मंगा लो, इसमें से पजल सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस लगा दो। 247 का बुक है ये, अमेजोन पे ऑर्डर करो, ये मिल जाएगा। सर सारे सब्जेक्ट का खरीदेगा तो चलेगा क्या? सारे सब्जेक्ट का क्या बोल रहे हो अपेक्षा? अड्डा 247 से सारे बुक्स खरीद ले, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के। सारे सब्जेक्ट का नहीं, रीजनिंग का इधर से खरीदो, रीजनिंग का। मैथ्स का अगर खरीदना है ना तो राकेश यादव का खरीदो, राकेश यादव पब्लिकेशन है, इनका खरीदो मैथ्स का। और रीजनिंग इंग्लिश का तो क्या मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो भी हो जाएगा इंग्लिश का। सर ये आर्य सर अग्रवाल कैसा है मैथ्स के लिए? नहीं, आर.एस. अग्रवाल आपको बेसिक से जाता है, तो बेसिक से तो क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। राकेश यादव का बुक अच्छा होता है, ये एसएससी का लेवल का बुक होता है, जिससे बैंकिंग कवर हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि एसएससी का मैथ्स कर लिए आपने तो बैंक का ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, और आपने बैंक का रीजनिंग कर लिया तो एसएससी का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ऐसा होता है। ओके सर। आपको क्वेश्चन सर ग्रेडअप ऐप भी प्रेफर कर सकते हैं ना? हाँ ग्रेडअप कर सकते हो, इनिशियली स्टेज पे ग्रेडअप करो। ग्रेडअप का कैसे करना पता है क्या? जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो ग्रेडअप पे जाके सेक्शनल टेस्ट लगा लो, सेक्शनल टेस्ट लगा लो ग्रेडअप पे जाके। अगर जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप ना कोशिश करो कि आप लेक्चर अटेंड ना करो। मैं बोल रहा हूँ लेक्चर अटेंड करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, लेक्चर अटेंड ना करो। आप बुक ऑफलाइन बुक सॉल्व करना तुरंत स्टार्ट कर दो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। आपका कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कोई भी सब्जेक्ट, सपोज करो रीजनिंग खत्म हो गया, तो आप एक काम करो, ऑफलाइन बुक लगाना शुरू कर दो। अड्डा 247 ले लो, चाहे जो आपको सही लगता है बुक वो ले लो आप, लेकिन ऑफलाइन बुक लगा कर खत्म करो। ऑफलाइन जहाँ पे खत्म हुआ, डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो गए, सीधा मॉक टेस्ट पे आओ। मॉक टेस्ट ले लो अड्डा 247 का इनिशियली स्टेज पे, ये बहुत बेस्ट होता है। इनिशियली बता रहा हूँ,
इससे अगर अच्छा मार्क्स आने शुरू हो गया अड्डा 247 में, तब आपको ऑलिव बोर्ड पे जाना है। ऑलिव बोर्ड नाम का है टेस्ट, लेकिन ऑलिव बोर्ड पे डायरेक्टली जाओगे तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा टेस्ट में। अड्डा 247 पे जाओ, पहले सॉल्व करो मॉक टेस्ट। मैं वही बोल रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, घाई बिल्कुल नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप सरकारी नौकरी मिलेगी, घाई करोगे इधर की भी नहीं रहोगे। पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करो, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी एक बुक कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैथ्स कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, रीजनिंग कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, इंग्लिश कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया तो आप क्या करो पता है? रीजनिंग कंप्लीट हो गया, कोई भी एक बुक परचेज करो, सारे चैप्टर्स लगा दो, दिन में एक चैप्टर का टारगेट रखो कि टोटल आपके मान लो 14 चैप्टर्स हैं, तो दिन में एक चैप्टर का टारगेट रखो, ये मुझे एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उसमें जो डाउट आएगा वो अगर मैं पूरे कोशिश करूंगा खुद से सॉल्व करने, और मैं बता रहा हूँ डाउट खुद से सॉल्व करो, आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग होगा, डाउट क्लियर आपका ब्रेन उतना अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर जैसे 2 मिनट दिया, डाउट नहीं आ रहा है, सर ये डाउट है, भेज दिया, तो ऐसा करोगे ना तो डाउट कभी क्लियर होगा ही नहीं। खुद से करोगे ना डाउट, मैं बोलता हूँ एक डाउट आ गया, सपोज करो 99 100 क्वेश्चन दिया है, 99 सॉल्व कर लिया, एक डाउट आ गया ना, तो इसको भले 4 दिन लगे लेकिन खुद से ही सॉल्व करो। जब आपको पता चल गया कि मुझे मुझसे हो ही नहीं रहा है, तब जाके टीचर को अप्रोच करो। क्यों पता है मैं बता रहा हूँ इसके पीछे रीजन ये है कि खुद से जब डाउट सॉल्व करने बैठोगे ना, 4 डाउट्स और पैदा होंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसा होना चाहिए, और ना वो जब डाउट पैदा होंगे ना तो और इजी वे में आपको सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। आप मेहनत ही नहीं करोगे, सामने वाले पे डिपेंड रहोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो बाकी लोग करते हैं। कंपटीशन में वो लोग अलग, वही लोग होते हैं जो अलग से मेहनत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे से 99 क्वेश्चन बन गया तो सामने वाला भी बंदा 99 क्वेश्चन करके बैठा हुआ है। अब ये मत सोचना कि आपने 99 कर लिया तो उसका आप आगे निकल गए। आगे वही निकलता है जो डाउट आता है उसको क्लियर करता है, वो डाउट में आगे निकलता है। मैं आपसे बोलूं ABCD किसको आता है बताओ? सबको आता है सर। सबको आता है ना। अब ये सोच के बैठोगे कि मेरे को ABCD आता है, बाकी लोग को नहीं आता है, तो सबको आता है बाबा, कंपटीशन लाखों में होता है, सबको आता है। बट ABCD तो आता है, बट आपको फ्रेंच लैंग्वेज किसको आता है वो ज्यादा जरूरी है ना। किसको आता है फ्रेंच लैंग्वेज? किसी को नहीं आता। नहीं सर। तो जिसको आता होगा वो आगे निकलेगा ना। बट अब इस कहने का मतलब समझो आप, मतलब आपको रीजनिंग के टॉपिक दे दिया, 14 टॉपिक्स हैं और 10 टॉपिक्स हैं, तो इसमें से अगर आपने 14 के 14 ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 के 10 चैप्टर ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसमें से मान लो एक चैप्टर में से आपके 5 डाउट निकले, ठीक है, तो ये जो डाउट निकलेगा ना, मैं बोल रहा हूँ पहले इसको ना टाइम दो, 5 डाउट पे टाइम दो। ये जो बाकी जो हुआ उस पर टाइम मत दो, वो तो आपको आ गया, उस पर आपको टाइम देना ही नहीं है। टाइम किस पे देना है? जिसको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे इस पे टाइम दो, देखो ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर कहाँ पे नहीं बन रहा है, क्यों आपका क्वेश्चन चूक रहा है, नहीं बन रहा है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। जब ये फाइंड आउट करना सीख जाओगे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों से आगे बढ़ोगे। लोगों से आगे बढ़ोगे मतलब आप ये जब 5 क्वेश्चंस डाउट के जब बनने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को, बहुत लोगों को पीछे छोड़ना शुरू कर दोगे। अगर आपसे 99 क्वेश्चन बन रहा है तो ये जो बाकी स्टेट में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उनसे भी 99 बन ही रहे हैं, तो अलग क्या कर रहे हो? कंपटीशन तो सेम हो गया। तो कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए ये जो डाउट है ये खुद से सॉल्व करो। जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे तभी पता चलेगा कि रामायण में कौन कौन था, महाभारत में कौन कौन था, क्यों युद्ध हुआ, समझ में आएगा। जब और भी चैप्टर का बेसिक और भी क्लियर होते जाएगा और डाउट जो है वो दिन पे दिन कम होते जाएगा। मतलब आज के दिन में 5 डाउट निकला, आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट डे में अब मैं बोलता हूँ 4 डाउट निकलेगा, उसके नेक्स्ट दिन में 3 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, फिर 0 निकलेगा। तो जिस दिन 0 आ गया ना, समझ जाना कि आप परफेक्ट हो गए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे, स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत कम आएंगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि मॉक टेस्ट एग्जाम्स के कंपेयर में थोड़ा हार्ड आता है, वो आपको हार्ड प्रैक्टिस कराते हैं। मॉक टेस्ट जहाँ पे लगाना शुरू किया आपने, आपको एनालाइज ये करना है
कि आपके जो राइट क्वेश्चन हुए हैं वो आप सॉल्व करते हैं। पहले आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो आपसे नहीं बने मॉक टेस्ट में, और उसके बाद वो क्वेश्चन उठाने जो आपसे रॉन्ग बने, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन उठाने जो आपसे बने हैं, फिर आपको कंप्लीट फिर से एनालाइज करना है वही पूरा का पूरा मॉक कि आपने इतना लेट क्यों किया। टॉपर ने लगाया 1 मिनट, आपने 5 मिनट क्यों लगाया? वहाँ पे टाइमर होता है कि टॉपर ने 1 मिनट लगाया है और आपने वही क्वेश्चन को 5 मिनट क्यों लगाया। तब आपको कंप्लीट एनालाइज करना शुरू करोगे। ये जहाँ पे आपने कंप्लीट एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, एनालाइज करना बड़ी बात है। जिस दिन आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया ना कि ये क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, टॉपर ने इतना टाइम लगाया, कुछ तो तरीका होगा कि मेरे से इतना टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है। फिर आपको देखना है कि रॉन्ग कैसे हो गया, फिर आपको देखना है कि मैं कितना और स्पीड में और एक्यूरेसी से और कम टाइम में सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन आपने मॉक टेस्ट में ये लगाना शुरू कर दिया, मैं बोल रहा हूँ आपके टीयर 1 के एग्जाम क्लियर शुरू हो जाएगा और बैंक के प्री के एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर बचेगा मेंस का करने के लिए आपको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने ये प्री निकालना शुरू कर दिया, मेंस आप खुद कर सकते हो। आपको कुछ भी करने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना आप मेहनत कर लोगे कि आपको मेंस के लिए बस क्या करना है, सबमिट मार के खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस देखो, पढ़ाई करना टीचर क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। टीचर का काम क्या होता है, टीचर आपको वो 1000 क्वेश्चन नहीं लेगा। टीचर क्या करेगा, जितने टाइप से वो आपको बताएगा, डायरेक्शन देगा कि ये डायरेक्शन में जाओ, इतना पढ़ो। देखो बहुत लोग हैं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट है, मतलब मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि इसमें से इतने मार्क्स आएंगे, इतने से इतने मार्क्स आएंगे, इतने से इतने मार्क्स आएंगे, वेटेज बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई करवाता हूँ और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं सारे टाइप्स कवर कर लूँ। बट क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे मेरी बात को लाइटली लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। जो लोग सीरियसली लेते हैं, अभी का यही टाइम है, सही टाइम है ये सीरियसली लेने का। अगर आपने अभी लाइटली ले लिया, जहाँ आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया वहाँ पे आपको जिंदगी भर लाइटली लेना ही पड़ेगा हर चीज को। सीरियस हो जाओ, कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ रहा है, हर दिन नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, हर दिन एडमिशन ऐड हो रहा है, हर दिन आपके कंपटीशन ऐड हो रहा है। याद रखना इस बात को, जितना जल्दी प्रिपरेशन करोगे उतना बेहतर है। जो बंदा मेरे को सीरियसली लेता है वो टॉप पे रहेगा, जो बंदा मॉडरेट है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जो बंदा लाइटली ले रहा है वो हमेशा नीचे रहेगा। इसका बात को याद रखना। जो सीरियसली ले रहा है ना, अगर देखो सीरियसली बंदे की बात करूं मैं, अगर वो सीरियसली ले रहा है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का मैंने एक स्ट्रैटेजी बताया था कि जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं क्लास से, जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं क्लास के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपका पहला चैप्टर कवर हो गया ABC, नाम ले रहा हूँ चैप्टर का ABC, ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है, एग्जांपल ले लिया मैंने ABC। तो क्या करो, आप घर पे जाओ, जैसे कंप्लीट हो गया, मतलब दो लेक्चर्स में अगर कंप्लीट हो जाता है ये, तो क्या करो आप घर पे जाओ, इसके ना बहुत सारे सोर्स हैं आपको सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे जाओ, इसके 100 क्वेश्चंस लगाओ, मिनिमम 100 क्वेश्चंस लगाओगे, मैं गारंटी देता हूँ 25 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 25 to 50 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी डाउट में आएंगे। बस वो जो डाउट आएगा ना, ये जो डाउट आपने खुद से मेहनत करनी है, डाउट आएगा, मैं बोलता हूँ खुद अगर 50 डाउट्स आया, खुद से मेहनत करके अगर आपने 10 डाउट भी क्लियर किया ना, मेरे लिए बहुत है। मैं 40 डाउट बता दूँ कि ये 10 डाउट में ना आपका जो मैंने पढ़ाया है पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। फिर 40 डाउट बताने मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट जाएगा। अगर आपने खुद से ये 10 डाउट क्लियर करने मेहनत नहीं लगाया, 50 डाउट क्लियर करने मेरे को 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो बात को? यस सर। तो आपको खुद से भी मेहनत करनी होती है। हम लोग क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, मुझे चैप्टर होता था, हम लोग का फॉर एग्जांपल ले लो सीरीज हो गया, तो मैं क्या करता था पता है, मैं बुक में से सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लगाता था, प्लस हम लोग का एक ग्रुप था, हम ग्रुप में बैठते थे और इजी वे में सॉल्व करते थे तरीका कि भाई तेरा अप्रोच क्या है मुझे बता, तू ऐसा कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर लेता है मुझे बता। तो हम लोग पूछते थे और ईगो नहीं रखते थे कि अरे क्या करना नहीं आ रहा है,
तो मन पे रखो। मैं तो क्लियरली बोलता था मुझे नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। मेरा अभी भी यही रखता हूँ मैं अपना माइंड से, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बट मैं सॉल्व करूंगा, इतना कैपेबिलिटी है मुझे। तो मैं ना चीजों को पहले ना परफेक्ट करता रहा खुद को, हर एक सेक्शन में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। हर एक चैप्टर को पहले मैं कंप्लीट करते क्या, मैं घाई नहीं किया। बहुत लोग क्या करते हैं, रीजनिंग हो गया सर मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मतलब फॉर्मेलिटी मत करो यार, फॉर्मेलिटी मत करो कि मेरा कंप्लीट हो गया ये बाद में सर मार्क्स कम आ रहे हैं। अरे मार्क्स तो कम आएंगे ही, आपने फॉर्मेलिटी की है। चैप्टर को पहले समझो, क्लियर हो जाओ, उस टॉपिक को पहले क्लियर करो। जब तो क्लियर नहीं करोगे तो आपको मार्क्स तो कम ही आना है। तो पहले क्लियर करो चैप्टर्स को। चैप्टर्स अगर क्लियर होते चले गए, फिर आपको प्रैक्टिस लगाना है साथ में। सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो लगाओ, तभी एक साथ सारे चैप्टर्स कवर होते रहेंगे प्रैक्टिस सेट में। फिर प्रैक्टिस ऑफलाइन में अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए और मॉडरेट मार्क्स आना शुरू हो गए, सीधा मॉक टेस्ट ऑनलाइन का लगा लो, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट ही देना है। और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, बाकी किसी की गरज नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। और रही बात बुक की, तो बुक आपको देखा जाए तो आप रीजनिंग का ले लो अड्डा 247 फॉर बैंकिंग, और एसएससी के लिए ले लो अड्डा 247 या दिशा। मैं रीजनिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा मत सोचो कि आपको 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब लेना है। ये पूरा ऐसा माइंडसेट बना के रखो कि मेरे को 3 महीने में जॉब लेना है। जब 3 महीने का टारगेट रखोगे ना, 3 मंथ के अंदर मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप कड़ी मेहनत करोगे, तब जाके 1 साल के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली मैथ्स के लिए क्या करना है? क्या मैथ्स के लिए कौन सा लेना है? मैथ्स के लिए हाँ, क्योंकि अल्ट्रा 247 लिया था मैंने, उसमें से नहीं हो रहा है, हार्ड है सब उसमें। नहीं, अरे हार्ड है, अड्डा तो सबसे इजी होता है। अब एक काम करो, नहीं देखो, अड्डा 247 के जो बुक है ना, ये मैथ्स का मुझे तो इजी लगता है, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है ना, तो एक काम करो, जितने चैप्टर्स हुए ना, एक टाइम टेबल बना लो मंडे टू संडे तक का। टाइम टेबल बना लो कि आपको कितने चैप्टर्स कितना टाइम पे देना है। आप क्या करो, फॉर एग्जांपल ले लो, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। आप मैं बताओ कि आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे क्या? हाँ सर, बताओ ना। यस सर। देखो, मैं मेरा बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 मेरा स्ट्रॉन्ग है। मेरा जीए स्ट्रॉन्ग नहीं था, इससे मेरे एग्जाम से निकलते थे, लेकिन ये 3 का मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस करता था वो बता रहा हूँ। देखो, पहले ले लो इंग्लिश, देन मैथ, देन रीजनिंग। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठो और थोड़ा सोना कम करो। सुबह ना 7 बजे उठ जाया करो। मॉर्निंग में सोने से कुछ नहीं होगा, अभी उठोगे बाद में आराम करना, सरकारी नौकरी मिलने के बाद। 7 बजे उठो, सीधा एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको ना अच्छे से एनालाइज करो कि ये पूरे एडिटोरियल में लिखा क्या है। एडिटोरियल पता होता है सबको क्या होता है? पता है क्या एडिटोरियल क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता? ठीक, देखो, तो द हिंदू पेपर है, द हिंदू पेपर का नाम है। आप ना प्ले स्टोर में द हिंदू करके डालो, उसमें ना बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आएंगे। मेरे पास ऐप था, लेकिन अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, नहीं तो मैं बताता था। 1 मिनट रुको, बता देता हूँ। मेरे पास है। एक मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ। द हिंदू का एक सेपरेट आता है, वो नहीं बोल रहा हूँ, कंबाइन आता है, जिसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू, हाँ, सब है ना। नाम बताओ सर, क्या है वो? नाम बताओ ना। द हिंदू नाम से ही है वो। द हिंदू नाम से ही है ना? हाँ। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है वो द हिंदू के नाम से। मैंने गूगल प्ले स्टोर में जस्ट डाउनलोड करने का देखा था, पहले द हिंदू के नाम से ही था, लेकिन अभी द हिंदू के नाम से नहीं है। उसमें अब कुछ सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ता है।
नहीं नहीं, मैं जो डाउनलोड किया था फ्री था। एक मिनट बताता हूँ। अरे तो जब घर ही उन्हें आना होता है तो क्लास सर ऐप का नाम द हिंदू मोस्ट ट्रस्टेड समथिंग है क्या? नहीं, ओनली द हिंदू था, वो शायद निकाल दिया, जो शायद ऐप PH करके है क्या उसका सिंबल कुछ? एक्चुअली ना द हिंदू नाम से था, सिर्फ द हिंदू। ये मेरे फोन से अनइंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हुआ मेरे पास। सर टेलीग्राम में फ्री में मिलता है वो न्यूज़पेपर। टेलीग्राम में फ्री में मिलता है, तो वो ले लो। समझ के ना, कहीं से भी सोर्सेस निकालो, गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो। द हिंदू का एडिटोरियल पेज नंबर 9 में आता है, 9 या 8 में आता है। उसमें ना कैसा लिखा होता है मैं बताता हूँ। ये सपोज करो न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एडिटोरियल छोटे छोटे रहेंगे और एक एडिटोरियल इतना बड़ा होगा। मतलब ये छोटे छोटे वाले जो एडिटोरियल है ना, इसको पहले से स्टार्ट करो, मतलब शुरुआत यहाँ से करो। और ये एडिटोरियल जो होते हैं पेज नंबर 9 में छोटे छोटे एडिटोरियल होते हैं। और इसका जो इंग्लिश होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होता है। इसमें इडियम्स एंड फ्रेज कवर होगा आपका एसएससी वालों का, और एंटोनिम सिनोनिम कवर होगा। या तो आप ना एक चैनल सब्सक्राइब कर लो, नाम बताता हूँ मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ। आशीष सर करके नाम है, वहाँ पे एडिटोरियल पढ़ाते हैं वो। मॉर्निंग में उठो, एडिटोरियल उनको पढ़ो। रुक जाओ मैं बताता हूँ आशीष सर का। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? सर इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बोर्ड पे लिख दीजिए ना। इंग्लिश वोकैबुलरी। ये इनका आशीष सर का ये ले लो सब्सक्रिप्शन। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो क्या करो पता है, कभी भी आप मॉर्निंग में उठो, वो उस दिन का एडिटोरियल तो नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलता है, लेकिन पिछले दिन का एडिटोरियल मिलेगा। तो पिछले दिन का एडिटोरियल पढ़ो, इडियम्स एंड फ्रेज डेली का प्रैक्टिस होगा। एंटोनिम सिनोनिम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको नॉलेज बहुत है एडिटोरियल का, ठीक है। ये सब्सक्राइब कर लो, पहली बात ये रब कर दूँ। यस सर। देखो इनको सब्सक्राइब कर लो, एडिटोरियल पढ़ो। फिर एडिटोरियल पढ़ने के बाद ना आप क्या करो, एक बुक मेंटेन करो। देखो इडियम्स और फ्रेज ये लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जाता है जो न्यूज़पेपर में आता है। तो देखो आप एक बुक मेंटेन करो इसके लिए, एडिटोरियल के लिए छोटा सा बुक मेंटेन करो। इसमें वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेज जो भी रहेगा वो आपको देंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपको मिलेगा। और जनरली देखो किसको पढ़ाते हैं, ये देखो CHSL CGS, ये इनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? क्लियर? यस सर। दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है आपको? और बैंकिंग तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, बैंकिंग का तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है, ओवरऑल इंग्लिश क्लियर रहता है। तो ये पहले बुक कवर, इनको बुक करो। सेकेंड चीज, आप फ्रेश हो जाओ, कुछ काम नहीं करना, फ्रेश हो जाना, 1 आवर टाइम पास करो। फिर उसके बाद आप एक टॉपिक उठा लो रीजनिंग का। रीजनिंग लास्ट में उठाओ, पहले मैथ्स उठा लो। मैथ्स में आपको 30 मिनट वैदिक मैथ्स पे देना है। 30 मिनट डेली का टारगेट रखो। वैदिक मैथ्स का डेली करना है आपको। वैदिक मैथ्स में क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, फैक्टोरियल, टेबल के आना ही चाहिए 25 तक या 30 तक तो आना ही चाहिए। स्क्वायर आपको आना चाहिए 60 तक, क्यूब आना चाहिए 25 तक, फैक्टोरियल आपको आना चाहिए 1/20 तक, फैक्टोरियल 10 का पावर है। फ्रैक्शन आना चाहिए आपको 1/20 तक, 10 तक फैक्टोरियल आना चाहिए और फ्रैक्शन 1/20 तक आना चाहिए। तो ये आपको करना है सॉल्व। प्लस आपको सॉल्व करना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट कर सको, डिवाइड करने का जो बात आता है वो कितना फास्ट कर सकते हो आप। तो ये आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करना है और एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 हफ्ता ये सब बाहर करने के लिए। एक बार बाहर हो गया ना तो सिर्फ इसको प्रैक्टिस देखोगे ना तो भी याद रहेगा। तो 30 मिनट इसको दो। फिर क्या करो, कोई एक चैप्टर मैथ्स का उठाओ,
कोई भी आपका फेवरेट चैप्टर शुरुआत करना है ना, तो फेवरेट चैप्टर से उठाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में बोरिंग चैप्टर उठाओ 11 सर्कल पर ₹1 में अपनी तो टीम आप बनाओ और फर्स्ट नहीं प्राइज उठा 1 पाओगे। करोड़ जीतने का मौका पाओ। डिस्क्लेमर बोर्ड। तो देखो एक मिनट यूट्यूब चालू हो गया। हाँ यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अगर आपने ये कर लिया ना 30 मिनट, उसके बाद मैथ्स में ना देखो इनिशियली आपको ना सब इंटरेस्टिंग उठाना है, क्योंकि आपको हैबिट लगाना है ना, तो उसको अपने इंटरेस्टिंग होगा ना वो काम करो, इंटरेस्टिंग काम करो। तभी एक हफ्ते तक रूल फॉलो किया ना, उसके बाद बोरिंग से बोरिंग काम भी होगा ना, तो भी आपका शेड्यूल बना रहेगा, आप वो कर लोगे। तो आप क्या करो, शुरुआत में कम टाइम दो। आपने एडिटोरियल पढ़ लिया 30 मिनट, फिर 1 आवर का रेस्ट कर लो। मैथ कर लिया 30 मिनट्स वैदिक मैथ, फिर अपना मन का 30 मिनट टाइम पास कर लो। फिर इंग्लिश के ना कोई भी एक टॉपिक उठा के 25 क्वेश्चन लगाओ और ना फिर रेस्ट करो, ज़्यादा बोझ नहीं लेना, इनिशियली बता रहा हूँ। फिर क्या करना, फिर रीजनिंग उठाना, फिर रीजनिंग के क्या करो, उसके कोई भी एक टॉपिक उठा लो, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत लोगों को पसंद आता है रीजनिंग। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसके भी क्वेश्चन लगा लो, फिर दोपहर में रेस्ट करो। शाम को क्या करो पता है, शाम को पूरा रिवाइज करो फिर से, और ये रूटीन फॉलो करो 1 हफ्ते के लिए। फिर नेक्स्ट हफ्ते क्या करो, एडिटोरियल को दो टोटल 1 आवर, टाइम बढ़ाते जाओ धीरे धीरे 1 आवर। और जो फ्रेश हो रहे हो 30 मिनट दो। फिर मैथ का वैदिक मैथ को इसको पूरा ये 30 मिनट नहीं लगेगा, ये आपका लगेगा 10 मिनट। फिर आपको बुक खोल के देखना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन फैक्टोरियल फटाफट देखोगे, 10 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 1 आवर ले लो कंप्लीट फ्रेश होने के लिए, क्योंकि कंप्लीट फ्रेश हो जाओगे तब मैथ्स और रीजनिंग फोकस कर पाओगे। तो मैथ्स में आपको 25 नहीं, मैथ्स में पूरा का पूरा 1 चैप्टर का टारगेट रखो आप, कि पूरा दिन में मेरे को 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं उठूंगा नहीं। रीजनिंग में भी यही चैप्टर 1 चैप्टर का टारगेट रखो। देखना महीने भर में मैं बोल रहा हूँ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत हद तक सुधर जाएगा। फिर आप क्या करोगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट मंथ से ना ये सब फॉलो नहीं करना है, इसको छोड़ के फिर आपको चैप्टर्स कवर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको डेली करना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है। एडिटोरियल, इडियम्स एंड फ्रेज और मैथ का ये वैदिक मैथ, क्योंकि मैथ करते रहोगे कैलकुलेशन और फास्ट होगा तो क्वेश्चन फास्ट होंगे। फिर चैप्टर्स कवर नहीं करना, एक बार चैप्टर्स कवर हो गया डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओ, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओ। 1 घंटा बैठो मॉक टेस्ट में देते बैठो, फिर 3 से 4 घंटा ले लो उसको एनालाइज करने के लिए। बाकी कुछ नहीं करना है, आराम से पूरा दिन टाइम पास करो, लेकिन एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करना। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको ट्राई करो कि वो बने। जब वो नहीं बन रहा है तो ना उसको नोट डाउन करो, फिर भेजो किसी को, मैसेज भेज दो, टीचर को भेज दो, फिर मुझे भेजो, वो सॉल्व करने के लिए मैं नोट डाउन करो। लेकिन बुक में नोट डाउन कर रखोगे ना तो आपके वो ब्रेन में रहेगा कि मतलब वो मैंने नोट डाउन किया, एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे टैकल करना है वो टाइप के क्वेश्चन को आपको पता चलेगा। ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। डायरेक्टली मत भागना कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए फटाफट, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फटाफट तो मैं सब कंप्लीट कर लूँ, मेरे को सब आ गया। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब ऐसे मिलने लगा तो फिर तो पोर्शन कंप्लीट करके सब बैठ गया। हर एक चीज को टाइम दो, हर एक चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। सर हाँ बोलो आनंद। मेरे पास रीजनिंग की एस चंद की बुक है, ठीक है क्या? रीजनिंग का एस चंद का बुक नहीं, पहली हाँ। बार एस चंद का नाम सुन रहा हूँ, पहली बार। एस चंद का नाम पहले से नहीं सुना एस चंद का। ठीक है, मैं भेजता हूँ, हाँ एक बार भेज। चेक कीजिएगा ना। ठीक है। लेकिन हिंदी में है। नहीं तो उसके लिए शायद नहीं सुना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास जो भी बुक्स है ना वो सारी हिंदी में ही है। नहीं, इसके लिए शायद वो एस चंद का नाम नहीं सुन पाया हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी का भी जरूरत ही नहीं पड़ता। मेरे पास सारी बुक्स हिंदी में है, मैथ्स हुई या फिर रीजनिंग, जीके, जीएस सब। नहीं इंग्लिश करो ना सर, एग्जाम इंग्लिश में लेना। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अड्डा से ही परचेज कर लेना बुक। इनिशियली क्या करो, अगर आपका मैथ बहुत वीक हो रहा है ना
चाहे आपका रीजनिंग वीक हो रहा है ना, क्या करो, RS अग्रवाल का ले लो। बहुत वीक हो रहा है तो ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग करवा देगा ना बेसिक, कि आप थोड़े से मॉडरेट लेवल में आ जाओगे। और जब मॉडरेट लेवल में आते हो ना, तब क्या करो, अड्डा 247 ले लो मैथ्स के लिए, या फिर राकेश अग्रवाल का, राकेश यादव के बुक ले लो। यहाँ पे भी रीजनिंग में क्या होता है, जब आप मॉडरेट सॉल्व करने लग जाते हो ना, तो क्या करो, अड्डा 247 की बुक लो, या फिर दिशा का लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर ले लो, यहाँ से सॉल्व करो। फिर अगर आपको यहाँ तक बैंकिंग वालों के लिए इनफ होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ तक इनफ होता है, और यहाँ पे बैंकिंग वालों की इनफ होता है, बस SSC वालों क्या करो, राकेश यादव का एडवांस मैथ्स ले लो, एडवांस मैथ्स। बट बैंकिंग वाले यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, यहाँ पे जब परफेक्शन आ गया ना, तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। बट राकेश यादव का एडवांस मैथ किसको, SSC वालों के लिए होंगी, क्योंकि SSC में मैथ हार्ड आता है, जो बैंकिंग वाले कभी सोच भी नहीं सकते। और क्या करना है, रीजनिंग का देखो, अड्डा 247, दिशा का बुक, यहाँ पे सिर्फ SSC वाले स्टॉप हो जाओ। बट बैंकिंग वाले क्या करो, अगेन मॉक टेस्ट हाई लेवल के सॉल्व करना शुरू कर दो अड्डा के। यहाँ पे बैंकिंग वाले करो, क्योंकि देखो SSC में मैथ हार्ड आता है, बट बैंक में रीजनिंग हार्ड आता है। तो समझ जाओ, अगर आपने SSC का मैथ कर लिया तो बैंक और SSC दोनों कवर होगा। अगर बैंक लेवल का आपने रीजनिंग सॉल्व कर लिया तो बैंक और SSC दोनों कवर होगा। RS अग्रवाल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए RS अग्रवाल, देन अड्डा 247 या राकेश का, फिर मैथ के लिए रीजनिंग का अड्डा 247 या दिशा का बुक ले लो, पेपर और लास्ट प्रीवियस ईयर का। फिर आ जाओ राकेश यादव का एडवांस मैथ्स में, इधर SSC वाले, और यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओ डायरेक्ट बैंकिंग वाले। तो मैथ्स का जो राकेश यादव का है, उसका क्वेश्चन पेपर लेना है सॉल्व वाला, या फिर उसका प्रैक्टिस बुक को आता है कुछ? प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पे कैसे जाओगे मैम, पहले प्रैक्टिस तो कर लो, पहले प्रैक्टिस कर लो आप, उसके बाद क्वेश्चन पेपर की गरज नहीं है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जाओ। क्वेश्चन पेपर उसके लिए होता है जो लोग मॉक टेस्ट और क्वेश्चन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देते हैं। पहले आप डायरेक्टली ऑनलाइन पे जाओ, ऑनलाइन पे भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं शुरू हो गए, तब ऑफलाइन परचेज करके सॉल्व करना टाइम पास में। पहले आपका ऑनलाइन में ही पूरा दिन निकल जाएगा, ऑफलाइन देने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इंग्लिश के लिए मैडम बता दिया मैंने। देखो मैं बैंकिंग वाला था, तो मुझे पता है कि इंग्लिश के लिए मैं ओवरऑल पढ़ाई करता था, मतलब न्यूज़पेपर रीड करता था। न्यूज़पेपर में क्या करता था, न्यूज़ का फर्स्ट पेज पढ़ता था, देन एडिटोरियल ये पढ़ता था, प्लस मैं वोकैब्स डेली के 50 करता था। वोकैब्स, हाँ, डेली के वोकैब्स 50 वोकैब्स मेरा डेली का फिक्स था। प्लस मैं क्या करता था, एक बुक पढ़ता था, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, इससे भी वोकैब करता था डेली के 50, मतलब मैं 100 वोकैब डेली का करता था। प्लस इडियम्स एंड फ्रेज को तो मैं हाथ में लगाता था, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज स्ट्रॉन्ग था मेरा। बस न्यूज़पेपर पढ़ता था और डेली के वोकैब करता था 100। आपको वोकैब करना है क्या, बताओ? यस सर। बताओ, सबसे भारी तरीका बता रहा हूँ वोकैब का। आप वो कर लोगे ना तो समझ लो आपके 8 या 9,000 वोकैब ऐसे हाथ में रहेंगे। हाथ में मतलब उसको ना नींद में कोई पूछेगा तो बता देगा। देखो वोकैब करने का ना एक ही बता रहा हूँ चैनल, वो कर लो, बता दो, देख लो यहाँ पे। डेली करना, लेकिन मजा आ जाएगा, याद रहेगा आपको। वोकैब समाधान करके, वोकैब समाधान महिंद्रा का है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये? यस सर। बहुत एक वीडियो अटेंड करके देखो 10 मिनट में, मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो से आपको 10 मिनट में भी नहीं, 10 मिनट पकड़ लो, 25 वोकैब्स डेली का बनेगा। आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी। क्योंकि ना मैंने इस वोकैब समाधान से मैंने 2,500 वोकैब्स याद कर लिए थे, और मैं बुक मेंटेन करता था।
डाइजर वोकैब, ये वोकैब समाधान से प्लस एडिटोरियल से अलग और वर्ड पावर मेड इजी से अलग। तो मतलब डेली का 100 तो इंदर से करता था और यहाँ से डेली का 50 करता था। 150 वोकैब मेरा डेली का होता। तो ना ये भूलता नहीं हूँ मैं, मतलब वो ऐसा याद कराते थे ना कि आप भूलोगे नहीं। मतलब आपको ऐसा याद दिलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो तो वो ना और मतलब दिमाग में पिक्चर की तरह याद है, आपको पिक्चर दिखाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि उसको याद कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है। तो इंग्लिश के लिए वोकैब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लस रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोकैब, रीडिंग, इडियम्स एंड फ्रेज ये याद रखना, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये तो आपका रीडिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होगा और प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड करते रहो। और कोई डाउट है? जीएस बाबा मैं प्री में आता है, एसएससी में पता है जीएस के लिए मैं खुद वीक हूँ, मैं नहीं बता सकता। जीएस की वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं कहाँ से बताऊँ? सर एसएससी में तो प्री में भी आता है, तो प्री भी नहीं निकाल पाएंगे फिर तो। नहीं मैं मेरा वीक है, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि जो टीचर है वो नहीं पता पाएंगे। नहीं, बैंक में तो प्री में नहीं आता ना, इसलिए। नहीं मेरा प्री सब निकला है मैम, पता है मेरा प्री सब निकलता है। मेंस में 2 या 3 मार्क्स लटकता है, वो भी जीए के वजह से, पर वो जीए बाहर ही नहीं होता। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग पूछ लो, मैं सब बता दूंगा, लेकिन मेरा जीए नहीं होता क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, याद नहीं होता मुझे। लॉजिकल चीजें बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन ये रट्टा मेरे से याद नहीं होता। सर जीए कितना भी करो खत्म ही कम है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है सर्वेश, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग ना एक बार चीजें देख लेते हैं ना उनको याद हो जाता है, बट उनका मैथ्स और रीजनिंग वीक होता है। लॉजिकल उनका वीक नहीं होता, बाहर करने वाली चीजें उनके दिमाग में रहती है। और मेरा कैसा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा उस क्वेश्चन पे चलेगा, लेकिन मैं उसको ना एंड तक सॉल्व करके रहूंगा। दिमाग इतना मेरा बहुत चलता है इन सब चीजों में। सर भाई कोई मुझे पूछेगा ना कि हाँ। ये याद करो कब सुनाना है, वो मेरा बचपन से ही बहुत वीक सेक्शन है, याद करके सुनाना वो याद ही नहीं होता मुझे। वो जैसा, हाँ बोलो नीता मैम। सर मुझे सिलॉक्स के डाउट है, 4 क्वेश्चन। बोलो मैम। सर तृप्ति मैम आई है? तृप्ति मैम नहीं आई मैम। तृप्ति एक काम करो मैम, सुनीता मैम आप तृप्ति मैम को भेज दो। हाँ। मैं अभी क्वेश्चन आप भेज दो, अभी डाल दो, मेरा अभी फोन पे आने वाला, अभी डाल दो। हाँ बोलो सिलॉक्स के क्वेश्चन नीता मैम Some बोलो। bottles are jars. कम Bottles हाँ are हाँ jars. All jars are biscuit. हाँ क्या सम बॉटल और जार। हाँ, all jars are biscuits. हाँ All biscuits are tanks. ऑल बिस्किट्स आर Tanks. Tank. 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 हाँ. ओके। So conclusion. First, all jars are tanks. Some biscuits are tank. चलो सॉल्व करते हैं। सम बिस्किट्स आर जार, सम बिस्किट्स आर जार, सबका रिलेशन आ गया। ऑल जार और ये सॉरी ये क्या है? बॉटल बॉटल Bottle. ठीक है। सम बॉटल्स आर जार, ऑल जार आर ऑल बिस्किट्स आर टैंक, पूरा का पूरा बिस्किट टैंक। बोला ऑल जार आर टैंक, क्या पूरा का पूरा जार टैंक के अंदर है कि नहीं है? है टैंक के अंदर है। सम some biscuits are tank, some biscuits are tank, some biscuits are tank. Wrong right, only one follow. All biscuits are tank है, सब नहीं है। और बताओ। हाँ सर, ये वाला। All stars are sun. All Stars are sun. some Some suns are plants. अच्छा सन लिखा था, सन हाँ. some sun Are plants. क्या? Plant. प्लांट, ठीक है। All plants are satellites. सैटेलाइट, ठीक है, बस यही है। Conclusion sir. बोलो। Some satellites are star.
Star. No Satellite. star is a satellite. All stars are sun, some sun are हाँ. planets. All planets are satellites, some satellites are stars. Second बोलो. No star is a satellite. No star is satellite. ठीक है. हाँ. बनाते हैं. All stars are sun, some sun is planet. All planets. ठीक है. यहाँ पे बोल रहा है some क्या है? सैटेलाइट और स्टार है ना? क्या सैटेलाइट और स्टार में सम का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ. नहीं. पहला रॉन्ग. नो स्टार. हाँ, दूसरा भी रॉन्ग. कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है तो नो का रिलेशन पॉजिटिव वेन डायग्राम में नहीं आता, तो दोनों रॉन्ग. सर आइदर और आएगा. एक मिनट. स्टार सैटेलाइट, स्टार सैटेलाइट, सम और नो आया है. एक पॉजिटिव देखो, आइदर और का रूल देखना है. दोनों रॉन्ग होगा. दोनों रॉन्ग हो गया हमारा. हाँ. सेम होगा. सब्जेक्ट स्टार है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम और नो दिया है, सम और नो दिया है, तो आइदर और पे टिक करो. सर बुक में दिया है नाइदर नॉर. इसी में मेरा भी आइदर और आया था, लेकिन बुक में नाइदर नॉर दिया था. इसी में मैं कंफ्यूज थी. आइदर और आएगा, आइदर और. सर इसका मतलब क्या होता है? कंपेयर और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. हाँ सर. क्या है? सर उसमें लिखा था नाइदर नॉर फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फर्स्ट और सेकंड. बुक में दिया था सर. नहीं, क्या मालूम. हाँ सर ऐसे ही दिया है, तो कौन फिर सा? कंफ्यूज थी. कौन सा बुक? सर मैं फिर आपको फोटो खींच के भेजती हूँ तृप्ति मैम को. बुक बताओ कौन सा. फोकस का बुक है क्या? सर अड्डा 247 का है. सम और नो में कैसे आ सकता है आइदर और? ये नाइदर और कैसे आ सकता है? हाँ सर मैं भी देखी थी, तो फिर मैं सोची आपसे पूछूंगी. इसमें बुक में नाइदर नॉर दिया है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया है वन, अरे फर्स्ट और सेकंड. नहीं, आइदर और ही आएगा. ठीक है सर. और सर एक और है. बोलो. सर बोलू. बोलो. सम ovens are refrigerator. आर. हाँ. Some refrigerator are AC. हाँ. Conclusion sir. बस इतना ही है. हाँ. Some AC are ovens. हाँ. No AC is oven. नो एसी Is oven. ये भी रॉन्ग. दोनों रॉन्ग. सब्जेक्ट सेम. सम और नो आया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आइदर और. इसमें भी आइदर. Neither दिया है. एक तो करके Neither nor दिया है. आइदर और है. हाँ neither nor दिया है इसमें. आइदर और. देखो ये अगर यहाँ पे मैंने बताया था ऑल और नो का छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आया तो उसको आइदर और पे टिक करना है. आप लोग क्या करो पता है? आप कोई ट्रैवल करता है क्या? मतलब ट्रेन से हाँ. हो ना? यस. तो वहाँ पे देखो बुक स्टॉल वाला बैठा रहता, पता है? बुक स्टॉल वाला हाँ सर. प्लेटफॉर्म पे. उसको ना बीएससी पब्लिकेशन का बुक मांगो, बीएससी पब्लिकेशन का मैगजीन मांगो. ओके. बोलो ना मेरे को क्रॉनिकल बुक दो. क्रॉनिकल का बुक दो. ये जो शायद 49 रुपीज में आता है. 49 रुपीज में हाँ. ना क्रॉनिकल का बुक ले लो. इसमें ना एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं रहेगा. सिंगल मिस्टेक भी नहीं रहता इसमें. और इसमें पेपर सेट दिया होता है. एसएससी का भी दिया होगा और रेलवे का भी दिया होगा और बैंक का भी दिया होगा. बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, एसएससी का, सीएचएसएस, सीजीएल, रेलवे का ग्रुप डी का पेपर दिया होगा. तो एक बार ना चेक कर लेना. तो और जैसे एग्जाम का ये आता है ना माहौल, जैसे भी एसएससी का एग्जाम चल रहा है तो एसएससी का पेपर उसमें होगा ही होगा 100%. ये ना 49 रुपीज में आता है. इसमें जीए भी रहता है, महीने भर का पूरा जीए होगा लास्ट महीने भर का, प्लस इसे पेपर सेट मिलेगा और सिंगल एरर भी नहीं होता है. क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इससे प्रैक्टिस करता था. हम लोग जितने भी फ्रेंड्स लोग थे पूरे के पूरे इससे प्रैक्टिस करते थे. बीएससी पब्लिक सर एक एग्जाम के एक महीने पहले लेना है, अभी लेके करें?
महीने भर का आता है ये। अभी आप लेने जाओगे ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का ना, लास्ट मंथ का मिलेगा। लास्ट मंथ का पेपर सॉल्व करो, 49 रुपए से मिलता है, प्लस ये भी तो मिलता है पढ़ने के लिए। सर मैंने तृप्ति मैम को भी एक सेकेंड रुको ना सर, ये लिखना है। ओके मैम, जैसे मैं सॉल्व कर लूंगा ना सुनीता मैम, तो मैं तृप्ति मैम को भेज दूंगा और वो आपको भेज देंगे, ठीक है सर? सर और क्वेश्चन है। हाँ बोलो मैम। हाँ, ऑल एलिफेंट्स आर कैट, ऑल कैट्स आर डॉग। कैट, ऑल एलिफेंट्स आर कैट, हाँ कैट। ऑल कैट्स आर डॉग। हाँ सर। कंक्लूजन हाँ, बोलो। all dog being cats is a possibility. ऑल डॉग बीइंग कैट इज अ पॉसिबल, बोलो आगे। हाँ, all cats can never be elephant. ऑल कैट Never be elephant. रॉन्ग ना? क्या क्या? ऑल कैट Can never कैन नेवर बी elephant. एलिफेंट। कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है? सम नॉट। पहले चेक करो कि ऑल कैट और क्या बोला था आपने यहाँ पे? एलिफेंट ना? क्या पूरा का पूरा कैट एलिफेंट में जा सकता है क्या? सम नॉट में जा सकता है। पॉसिबिलिटी राइट, सम नॉट रॉन्ग, ओनली वन फॉलो। Okay sir. चलो और कोई डाउट? सर हाँ बोलो, सर out. आनंद बोलो। बोलूं सर? हाँ बोलो ना। मेरा जो डाउट है वो कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी का है। हेलो सर, ऑल कैट्स आर नेवर बी एलिफेंट। कैट और एलिफेंट, कैट एलिफेंट में कैसे जाएगा सर? नहीं देखो, कैन नेवर बी साहिल, मैंने आपको सिखाया था ना वो दादर में कि हाँ नॉट को कैसे टैकल करना है, पॉसिबिलिटी से चेक करना है। अगर हमारा पॉसिबिलिटी राइट होता है तो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है तो सम नॉट राइट होगा। ये मैंने सिखाया था ना साहिल आपको दादर में। हाँ सर, सिखाया था। हाँ, तो कैन नेवर बी का मतलब ही होता है सम नॉट। वो उन्होंने सिर्फ वर्ड चेंज किए, मतलब ना कंफ्यूज करने के लिए। और वहाँ पे सम सी होगा ठीक है तो सर। भी सम नॉट के रूल से फॉलो करना है क्या? साहिल क्या हुआ बोलो? सर वहाँ पे लिखा है ना सम सी कैन नेवर बी एलिफेंट, अगर ऑल की जगह पे सम दिया होगा तो ऑल ही आएगा, ऑल ही आएगा। ऑल सी कैन नेवर बी एलिफेंट, सम कभी आएगा पता है? क्योंकि देखो, और ये कैन नेवर बी खुद में सम है, ये कैन नेवर बी का खुद में सम है, तो ये ऑल ही आएगा। ओके ओके। हेलो सर। सर बताइए कैसे सेंड करूं? एक आनंद भेज दो डायरेक्टली। क्या है क्वेश्चन, मुझे बोलो। सर मेरा सिलॉक्स का है सर। मैं आपको सेंड करता हूँ सर, हिंदी में है। हिंदी में है क्या? ट्राई करते हैं ना, बोलो किसका, कौन से चैप्टर है? हाँ सर। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर का नाम क्या है? सर सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट है, ये तो बहुत टाइम जाएगा हिंदी में। सर वो हेवियर वाला भी कर दो। हाँ तो सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं सेंड करता हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हेवियर वाला सपना को भेज दो। हेवियर वाला देखो बताया तो कुछ भी नहीं होता है। हेवियर वाला क्या होता है पता है? तो आपको दिया रहेगा 5 लोग है, ए बी सी डी ई, उसमें लिखा रहेगा ए इज हेवियर देन बी बट नॉट सी, ऐसे लिखा था ना? हाँ सर। बहुत इजी होता है साहिल, कुछ नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। एक काम करो, सपना मैम को भेज दो, सपना मैम को बोल दो कि रोहित सर को सेंड करने के लिए मैं सॉल्व करके तुरंत भेज दूंगा। हेलो सर। अंकुश बोलो। हाँ सर, मेरा सिलॉक्स का सर एक डाउट था सर। पूछो सर। हाँ, इसमें है ऑल पेन्स आर पेंसिल, हाँ। नो पेंसिल इज इरेजर, नो पेंसिल आर इरेजर, सम इरेजर आर बॉक्सेस, सम इरेजर आर बॉक्स, यही है। और ऑल बॉक्सेस आर बैग। एक और है सर, ऑल बॉक्सेस आर बैग। बैग। हाँ, BAG बैग। ऑल पेन और पेंसिल, रुक जाओ जरा, पेन और पेंसिल में कंफ्यूजन होता है। ऑल पेन और पेंसिल, नो पेंसिल इज इरेजर, नो पेंसिल इज इरेजर, सम इरेजर्स आर बॉक्स, ऑल बॉक्सेस आर बैग। चलो आगे पढ़ो, कंफ्यूजन बताओ। सम बैग्स आर पेंसिल, सम बैग्स आर पेंसिल, रॉन्ग। सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर आर पेन, रॉन्ग, दोनों रॉन्ग है।
नो बैग इज पेंसिल, नो बैग इज पेंसिल, रॉन्ग। और सम बॉक्सेस आर पेंसिल। सम बॉक्सेस आर पेंसिल, रॉन्ग। अब ना इसमें आइदर और मुझे चेक करना पड़ेगा, बताओ फिर से पूरा कंफ्यूजन। ऑप्शन है सर नन ऑफ द फॉलो। नन फॉलो, आइदर और का है क्या? ऑप्शन चेक करो जरा। हाँ आइदर है सर, आइदर 1 और 3 फॉलो। आइदर 1 और 3 फॉलो, तो 1 और 3 मतलब मेरे को बताओ, 1 और 3 पढ़ के बताओ। हाँ सर, 1 है सम बैग्स आर पेंसिल, सम बैग्स आर पेंसिल, और थर्ड वाला है नो बैग इज पेंसिल। बैग इज पेंसिल, बरोबर। अभी देखो नीता मैम, यहाँ पे देख लो नीता मैम। हाँ नीता सर, मैम, हाँ सर, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी नो है, दिख रहा है? दिख हाँ रहा है? सर, हाँ बट सर, इसके बुक में आइदर और लिखा हुआ है और आपके बुक में नाइदर नो लिखा है, समझ हाँ। जाओ मिस्टेक है। हाँ सर, आइदर 1 और 3। हाँ ये सर, ये ऑलिव वुड का है। हाँ ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है आपके बुक में, आपका भी सम और नो में ही था, हाँ ना नीता हाँ मैम? सर, हाँ सर था। तो ये नाइदर नो लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक है मैम, ठीक है। अभी बुक में देखो आइदर और लिखा हुआ है, ये राइट है हमारा। ओके सर, सर ऑल सम नॉट किसमें आएगा? आइदर और नाइदर नॉट? ऑल सम नॉट, नाइदर नॉर में जाएगा ना नाइदर नॉट। सर? मैंने तृप्ति मैम को भेज सीन कर दिया है। ओके 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 मैम। तो हो सके तो वो एक्सपैंडेड डाइस के अभी ले लेते। एक मिनट मैम, देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ मैं, एक मिनट देखो। वैसे सर आपने जितना पढ़ाया था उसके बाद से सर ऑलिव बोर्ड का लगाना चालू कर दिया था सर। ऑलिव बोर्ड अगर डायरेक्टली लगा दिया ना, बहुत बहुत सही है। हाँ सर, और मतलब 7 में से 5 सही थे, 2 ही खाली डाउट है। वही सम नॉट इधर और का हमारा बहुत टाइम हो गया ना उसको वापस रिवीजन के, लेकिन सर बेसिक जितना पढ़ा है सब सही गया। ओके ओके। देखो ये एक्सपांडेड डाइस है, ओपन डाइस है ये। इसका ये क्वेश्चन दिया है, अगर इसको हम लोग बनाने जाएंगे तो ये डाइस कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है। यही था नहीं था मैम? हाँ सर, मेरा था ही। ठीक है, इसमें क्या डिफिकल्टी है? ये तो क्वेश्चन लिया था शायद मैंने, ये क्वेश्चन शायद लिया है मैंने, आपको याद होगा शायद, ये लिया हुआ है ना? सर ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर वाला नहीं लिया है, लॉन्ग वाले, मतलब ये 4 साइड आ जाएगी वैसा है। ये छोटे छोटे वाला लिया है शायद, यही क्वेश्चन लिया है मैंने। आपके ही क्वेश्चंस मैंने सारे क्लास में कवर किए। हाँ, पर उस दिन फिर तृप्ति मैम नहीं थी तो मैंने बोला था 2-3 डाउट है तो। कोई बात नहीं, शायद मैंने इवनिंग में कवर किया होगा, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि एक जगह पे नहीं पढ़ाना होता है ना, 3-4 जगह पढ़ाना होता है, कहाँ कहाँ से याद रखूँगा। सर अभी घाटकोपर का भी नहीं खुलेगा है ना सर इस महीने? तो ये लॉकडाउन हटेगा ना तो घाटकोपर खुल जाएगा, फिर मैं आऊँगा घाटकोपर पढ़ाने के। हाँ सर।
देखो यहाँ पे हमने डाइस में सीखा था कौन किसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है, बरोबर ना। ऑल्टरनेटिव सीखा था, बरोबर कि नहीं स्टूडेंट? यस सर। देखो ये इसका ऑल्टरनेटिव अपोजिट होगा, ये इसका ऑल्टरनेटिव अपोजिट होगा, वो वही लोग समझ पाएंगे जिसका ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऊपर ये दिया है ये ड्रॉ वाला, ये ड्रॉ का अपोजिट ब्लैंक होता है, तो ड्रॉ का नीचे वाला जो पार्ट आएगा ब्लैंक होगा, ये हो सकता है। देखो ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक है, ये भी हो सकता है, तो इसको चेक करेंगे, पहले इसको भी देख लेते हैं। ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक होगा, हो सकता है, ये ब्लैंक का नीचे ड्रॉ हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो इसको देखते हैं, इसका अपोजिट ये ब्लैंक होगा, शायद इधर ब्लैंक आ जाएगा इसका यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। अब ये तीन में देखते हैं कैसे होगा। अभी ये जो दिया है, ये जो पार्ट है और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट में पूरा खेल है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, इधर ध्यान दो, ये जो पार्ट है, ये जो दिया है, अगर वो वहां पे जाता है और ये यहाँ पे आता है, तो अपोजिट होगा कि सीधा होगा, मुझे बताओ जरा। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे सर बना देता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हुआ कि नहीं, नीता सुनीता मैम बताओ मुझे। सर आंसर में तो बी, सी और डी दिया हुआ है। नहीं डी कैसे होगा, ये बोल रहा हूँ, ये ब्लैंक का अपोजिट है, ब्लैंक है, ये ब्लैंक का अपोजिट, यहाँ पे ब्लैंक आ गया, सब कुछ करो। 3 ब्लैंक क्यों नहीं आ सकते? 3 क्योंकि ब्लैंक आ सकते मेरे हिसाब से। देखो एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक के अपोजिट सपोज करो यहाँ पे बॉक्स दे दिया, ठीक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक आ गया, ये ब्लैंक है, इसके हाँ आ सकते, नीचे ये डिजाइन आ जाएगा वो वाला, ठीक है छोड़ो। ये ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, ये ब्लैंक का अपोजिट ये ब्लैंक, ऊपर के ब्लैंक से ये वाला डिजाइन आ सकता है, ठीक है देखते हैं। तो डी, और यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी बी सी डी। देखो ए सी तो होगा नहीं क्योंकि डी भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ए सी ए बी और बी और सी क्या है, ए सी डी बी और सी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। ए सी डी ए बी सी ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी बी और डी और ए सी डी में चेक करो, देखो यहाँ पे इससे पूरा खेलना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरा खेल के देखो यहाँ पे बी सी और डी में देखो आप, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है, अगर उसको हम लोग टर्न करेंगे, अगर उसको हम लोग ने ऐसा फोल्ड किया, अगर इसको हम लोग ऐसा टर्न करते हैं तो ये पार्ट इधर जाके ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं मुझे बताओ, या फिर ये पार्ट ऐसे जाके अपर साइड बनेगा, या फिर ये पार्ट बन जाके ऐसे साइड बनेगा कि नहीं मुझे बताओ जरा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सर पर आपने ए कैसे एलिमिनेट किया? एक ऐसा एलिमेंट क्या बताता हूँ, देखो ये अपर पार्ट यहाँ पे आएगा, ब्लैंक ले लिया, ये अपर पार्ट इसका ब्लैंक ले लिया यहाँ पे, बट ये जो साइड आएगा उसके नीचे ब्लैंक आना चाहिए था, वो साइड ब्लैंक आना चाहिए था, बट ये तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये दोनों में देखो आप, ये देखो ये जो है ये देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस आएगा, बट ये देखो ये डाइस ना अपोजिट नहीं होगा, मतलब ये जो साइड ऐसा दिया हुआ है और ये साइड ऐसा दिया हुआ है, तो ये अपोजिट नहीं होगा, जब वो ये घूम के जाएगा ना उधर, तो ये ऐसा हो सकता है, मतलब सेम हो सकता है, सेम या तो सेम साइड में हो सकता है या सेम अप साइड होगा, लेकिन सेम हो जाएगा, ये अपोजिट कभी नहीं आएगा। देखो ना इसको समझो ना यहाँ पे, और क्लोज ऑब्जर्वेशन दो, यहाँ पे ये जो पार्ट ऐसा दिया है, नहीं समझ रहा, बहुत खुद से ट्राई किया था बट और उल्टा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है जितने से हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। एक मिनट बता, 2 मिनट।
साइज बनाओ यहाँ पे। इसको काटूंगा कैसे? प्रॉपर बनाया ना मैंने? हाँ सर। देखो यही टाइट है, बरोबर? हाँ ठीक है। अब इसको फोल्ड करते हैं। मैं यहाँ से फोल्ड करता हूँ। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो मैंने बताया था। आपने जो बोला उसके हिसाब से सी राइट है, पर बी वाला कैसे राइट होगा वो नहीं समझा मुझे। तो डाइस घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, डाइस घुमाते हैं ना तो पोर्शन चेंज होता है। ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, वो ब्लैक शेड दिख रहा है, ब्लैक शेड वाला। मैं हाँ। इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक शेड का देखो पोजीशन सेम हो गया कि नहीं? हाँ
हो गया, मैं वही समझा रहा था कि जब ये यहाँ पे फोल्ड होगा ना तो सेम पोजीशन में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम पोजीशन है ना, ठीक है, देखो ये डाइस को घुमाया है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, देख रहे हो आप, डाइस को घुमाया है। अब ये देखो, ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आया है, तो डाइस को उन्होंने घुमा दिया। ये क्या किया है, सिर्फ डाइस को ऐसा लेके ऐसा घुमा दिया है, मतलब इस तरफ घुमाया है, समझ रहे हो आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको यहाँ पे इतना समझना है, ये तो बहुत इजी है, किसका अपोजिट ये होगा पहले फाइंड आउट कर लो, कौन किसका अपोजिट होगा, डायरेक्टली एलिमिनेट करने की कोशिश करो। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती पता है, ये छोटे छोटे वाले चीज में, बरोबर ना? यहाँ पे आ रही है ना आपको प्रॉब्लम छोटे वाले में? हाँ, अभी मतलब अगर आपने जैसे अभी बताया हिसाब से मैंने ए को एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि ए में जैसा क्वेश्चन में छोटे छोटे टिक्के वैसे ही है, ऑपोजिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है ए में। क्या 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 बोल रहे हो? छोटे है ना 4 बॉक्स ए में, हाँ 4 बॉक्सेस है, सेम टू सेम है, जैसे कि ये उल्टा डी है तो ऊपर भी इस साइड उल्टा डी है, देखो ये ऑपोजिट नहीं हुआ। हाँ, ये ऑपोजिट नहीं हुआ इसलिए एलिमिनेट हुआ ना। ये जब आप दिमाग में इमेजिन करो ना, ये जब ये साइड है, सपोज करो ये जो है, ये जो डी है यहाँ पे, बरोबर ना, यही डी है ना, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए तो ही राइट होगा ना ऐसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करना सुनता, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट मत रखना, क्वेश्चन में उल्टा ही होना चाहिए। ये आपको आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि ये यहाँ पे जब ऐसा ऐसा दिया हुआ है, जब वो अंदर फोल्ड होगा, जब अंदर जाएगा ऐसा फोल्ड होगा, तो वो सीधा बदल के सेम साइज होगा ना, मतलब सेम जाएगा ऐसा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। यहाँ पे अगर अपोजिट दिया हुआ है तो वो ऐसा जाएगा क्या, मुझे बताओ, ऐसा फोल्ड होगा क्या, ऐसा जाके वापस अपोजिट होगा क्या, मुझे बताओ। ये आपका प्रैक्टिस से बिल्ड होगा, ये आपको इमेजिन करना है हर एक चीज में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक शेड, ये देखो दिख रहा है, हाँ इक्वल है कि नहीं साइज में, ऐसा दोनों हाँ। सेम है ना, ऐसा दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। अगर मैं डाइस को घुमाता हूँ, वो डाइस को अगर मैंने घुमा दिया, देखो आप बोल रहे हो सर ये कैसे हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ ये डाइस को घुमा दिया, तो ये देखो ये आया कि नहीं, ये क्रॉस वाला देखो, यहाँ पे देखो डाइस में भी देखो सेम आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो क्रॉस वाले से एलिमिनेट किया है कि ये बाजू में ही रहना चाहिए, स्क्वायर वाला? हाँ, उससे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सारे पर क्वेश्चन को समझा नहीं, मतलब ऑपोजिट देखते हैं कैसे, क्रॉस वाला बाजू में वो बना के थोड़ी देखेंगे एग्जाम के टाइम, बना के ऑपोजिट के देखे तो सही आता है। एक ब्लैंक साइड और एक 4 वाला और एक स्क्वायर वाला। मैं बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, पहले इसका ऑल्टरनेटिव लेना है, बरोबर। ऑल्टरनेटिव आपको लेना है कि इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू जाना है। डायरेक्ट आपको ये मत करो, तो चेक कर लेना। जैसे मैंने डी को पहले चेक नहीं किया था, बाद में आपने बोला तो मुझे चेक करना पड़ा, तो सारे ऑप्शन को पहले चेक करो। तो जो ना इसका अपोजिट नहीं बैठ रहा है उसको एलिमिनेट करो, ये पहले मत करना। ये जो छोटे छोटे वाले, जो सपोज करो कि ए वाला नहीं बैठा, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन रहेंगे चेक करने के, फिर ना ऑप्शन में जाओ, मतलब मेरे हिसाब से तो सभी राइट होता है, अभी इसमें भी मेरे हिसाब से ए अभी तक राइट है। ए आपके हिसाब से राइट है, पर मेरे हिसाब से रॉन्ग है। तो ऑपोजिट का मतलब स्क्वायर है तो नीचे ब्लैंक हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर है तो नीचे ब्लैंक। सही, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। देखो यहाँ पे सुनो, बोलने दो मुझे। यहाँ पे देखो, मैं वही क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्स में सपोज करो आपका ये एक्सपांडेड डाइस आया, ठीक है, एक्सपांडेड डाइस आया, तो आपको मैं एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, इसको पहले आपको देखना है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या रहा है। इसका ऑल्टरनेटिव ये आएगा, इसका ऑल्टरनेटिव ये आएगा, बरोबर ना। तो पहले आप एलिमिनेट करने का तरीका इससे ही शुरुआत करो। मैंने डायरेक्टली इसको नहीं लिया, आप डायरेक्टली इसको लेने का देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ पहले आप इससे एलिमिनेट करने की शुरुआत करो। सपोज करो आपका डी एलिमिनेट हो गया, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ना ऑप्शंस में देखो, जहाँ पे डी होगा उसको एलिमिनेट करो, तो 2 ऑप्शन जगह पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी तो 2 में कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो बचेगा कौन, 2 ऑप्शन। उस 2 ऑप्शन में से जो कॉमन गिर रहा है बी, उसको नहीं देखना है। ए जो कॉमन नहीं दिख रहा है उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है, समझा आपको। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया ए, बी और सी, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे दिया बी और सी, तो बी और सी तो कॉमन आ रहा है ना, तो ए को देखो, ए क्या राइट हो रहा है क्या, राइट करने का तरीका अब यहाँ पे आना है इसमें चेक करने के लिए।
अब इसमें चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये सॉल्व करते हो तो ये ऐसा आएगा, मतलब इसके अपोजिट ये वाला ये आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा, मतलब क्रॉस होता है। यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है। यस तो ना ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पार्ट नहीं है, ये आधा पार्ट है, ये पूरा पार्ट नहीं आधा पार्ट है। तो ये आधे पार्ट की जगह पे ये सब दोनों पुट होंगे। तो जब आपको क्या करना है, एक्स तो एज इट इज होगा, चाहे वो टर्न मारे चाहे कुछ भी मारे, कैसे भी करे वो एक्स तो एक्स ही दिखेगा, चाहे उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, एक्स तो एक्स ही दिखने वाला है। अभी ये भी देखो, ये जो है ये भी एज इट इज ही दिखने वाला है, चाहे उल्टा देखो चाहे बोर्ड को मैं उल्टा कर दूंगा तो भी ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। और ट्रायंगल है ये, मतलब बोलते हैं ना हर एंगल से ये मैड एंगल है, तो ये ना मतलब हर जगह से वही दिखने वाला है, एक्स भी वही दिखेगा। बट ये जो है इसको ये चेंज हो जाता है। तो मैंने डायरेक्टली इसको देखा, मैंने इसको चेक किया कि मुझे बताओ क्वेश्चन में, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्यों गया, क्योंकि मुझे पता है इसको अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये अपोजिट हो सकता है, दिख सकता है कि मतलब यहाँ डायग्राम ये हो सकता है क्या, पहले मैं ये चेक कर रहा था, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसको क्यों नहीं हाथ लगाया, क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं उल्टा करूँ चाहे सीधा करूँ ये तो सेम डायग्राम शो करेगा, बट ये सेम डायग्राम शो नहीं करेगा। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए था जब मैं नीचे से फोल्ड होगा तो ये पेपर भी बेंड होगा तो सेम डायग्राम इसके साथ शो करने वाला है, और ये ना आपको प्रैक्टिस से बिल्ड होगा मैम, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट पर पहले था। मेरा क्वेश्चन ये है कि ए वाला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट देखा जाए तो उसके नीचे ब्लैंक आएगा, ब्लैंक का ब्लैंक हो गया। ये है कि ए वाला रॉन्ग, इसके लिए मैं सबसे यही बता रहा हूँ, ये अपोजिट नहीं होगा फोल्ड करने पे। यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, दिख रहा है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कब से मैं वही बता रहा हूँ, ये अपोजिट नहीं होगा फोल्ड करने के बाद। देखो यहाँ पे इक्वल दिया है, इक्वल दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ऑपोजिट मतलब समझा नहीं, कैसे बोल रहे हो आप? मतलब अपोजिट का मतलब होता है कि जैसे ये जो डायग्राम दिया है, आप कलर मत करो क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, नॉर्मल लिख दो बस। एक मिनट, ये कैसा था ये बताओ। हाँ उल्टा डी था, ये उल्टा डी था। उल्टा डी मतलब, अच्छा उल्टा डी बरोबर ना, ऐसा था। हाँ ये वाला भी उल्टा डी। उल्टा डी था, हाँ ये सीधा डी था। उल्टा ही था। बरोबर, बिल्कुल ये डी है बरोबर ना। हाँ दिख रहा है। जब मैं इसको नीचे फोल्ड करूंगा, चाहे मैं इसको वो जो फोर्थ में लास्ट मतलब फर्स्ट वाले में 4 बॉक्सेस में लास्ट वाला बॉक्स है, वहाँ पे सीधा डी लिखा है इसलिए रॉन्ग है। बस मैं वही समझा। ये कलर्स में वो समझ ही नहीं रहा अभी, इसलिए। कोई बात नहीं, इसमें कोई रूल नहीं है मैम, ये आपको प्रैक्टिस से बिल्ड होगा, ठीक है। हाँ चलो सब कर दूं। यस सर। सर ये रेलवे का है। रेलवे और एसएससी में आता है, 1 मार्क के लिए आता है एसएससी में ये, और सर। रेलवे में भी 1 मार्क के लिए आता है, बैंक में नहीं आता। सर इतना हार्ड? सर बैंक में नहीं आता ना ये सब? हार्ड नहीं है ये, हार्ड नहीं बोल सकते आप, प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा कि कौन सा डायग्राम उल्टा होगा कौन सा सीधा होगा। सर बैंक में आता है क्या ये? नहीं बिल्कुल नहीं आता सर। सर ब्लड रिलेशन का डाउट है। बोलो मैम बोलो। There are 10 members in a family. एक मिनट मार्क करना, थोड़ा ये करके आता हूँ, इंक डाल के आता हूँ। There are
10 members in a family हाँ and 4 married couples in this family. हाँ H is grandson of D, who has 2 children, 1 son and 1 daughter. F is the daughter of P, एक मिनट, 1 son and 1 daughter, आगे बढ़ो। F is the daughter of P, daughter of P, P, हाँ who is not married to B, who who is not who is married, female, who is female. J is the sister-in-law of F. C is the son of Q. H is the nephew of C. A is the son-in-law of Q. G is unmarried. G, G is unmarried. G है कि J, G. again, E is sister-in-law of A. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको मैम। हाँ अनमैरिड, फिर बताओ आगे। E is the sister-in-law of A. आगे Q is a married woman. But she is not married to D. इतना ही है। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देयर आर 10 मेंबर्स इन अ फैमिली, 4 मैरिड कपल, 4 मैरिड कपल हैं, ये हमें पता है, और टोटल 10 मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। H इज ग्रैंडसन ऑफ डी, H जो है ग्रैंडसन है, सन मतलब उसका जेंडर पता चल गया, और D का 2 जनरेशन ऊपर आएगा, D का मतलब इसके नीचे उसके फादर मदर है, पता नहीं। हु हैज 2 चिल्ड्रन, देखो 1 सन एंड 1 डॉटर, तो D का मुझे पता है कि ये 2 बच्चे हैं, चाहे वो सन हो डॉटर पता नहीं, बट H उसका ग्रैंड सन है, ठीक है। F इज द डॉटर ऑफ P, F जो है डॉटर है किसका, P का, बट मुझे बात बताओ यहाँ पे दोनों इंटरलिंक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो ना ऐसा क्लू रखना है आपको अभी भी। F इज द डॉटर ऑफ P, हु मतलब कौन पता है, P की बात चल रहा है, ठीक है। हु मतलब जस्ट नियरेस्ट पर्सन, हु इज नॉट मैरिड टू B, तो B ये ना P जो है ना B से शादी नहीं करेगा, हमने लिख लिया। हु इज फीमेल, हु मतलब अगेन, तो B जो है वो फीमेल है, ठीक है, ये हमें पता चला। G इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ F, तो देखो G जो है सिस्टर इन लॉ है F की, मतलब G का G इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ F। देखो F का भाई होगा, F का भाई होगा, उसका जो वाइफ होगा वो उसका सिस्टर इन लॉ बनेगा ना, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ। G इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ F, तो F का जो भाई होगा उसका सिस्टर इन लॉ बनेगा, तो यहाँ तक तो सब परफेक्टली जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। C इज द सन ऑफ Q, C इज द सन ऑफ Q, C जो है सन है किसका,
Q का H is the nephew of C. H is the nephew of C, मतलब C का जो भाई होगा उसका बेटा nephew होगा C के अकॉर्डिंग H का। अभी देखो यहाँ पे देखो H is the nephew of C. H यहाँ पे दिया है, H यहाँ पे दिया है ना? हाँ दिया है ना? अब इसको इंटरलिंक करो। यहाँ पे क्या बोला है समझो यहाँ पे। C is the son of Q. C is the son of Q. H is the nephew of C. तो H यहाँ पे दिया है ना? It means वो और क्या बोला है? D को क्या है? कहाँ गया? Two children. Who has? ठीक है, तो ये H उसका बेटी होगा, ये उसका बेटा होगा। कौन है बेटा? C. तो C देखो ये जो बेटी है, ये जो बेटी है उसका जो बेटा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग नेफ्यू हुआ कि नहीं मुझे बताओ। हाँ अभी C का कौन है? C किसका बेटा है? Q का। तो मैरिड हो गया यहाँ पे Q, बट जेंडर पता चला क्या यहाँ पे Q का और D का? नहीं मुझे बताओ। तो ये हो गया हमारा क्लू बैठ गया। यहाँ पे मैच करो, क्या G है, क्या F है, क्या कोई है, क्या नहीं है। आगे बढ़ो। C is the son of Q, H is nephew of C हो गया। A is the son-in-law of Q. A is the son-in-law of Q. Q का son-in-law कौन है? A है। तो बताओ ना son-in-law कभी होता है? जब उसका बेटी शादी करेगा तभी son-in-law बनेगा ना, कि बेटे से शादी करेगा तो son-in-law होगा? बेटी से। हाँ, तो फिर बेटी शादी करेगा तो एक son-in-law होता है मामा, याद रखना। तो A is the son-in-law of Q. अभी मैच करो, क्या इधर क्लू बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। G is unmarried. G ने तो शादी किया ही नहीं, तो ये शादी जब G ने किया नहीं है तो इसका sister-in-law कैसे होगा? G is the sister-in-law of G is the sister-in-law of F और बोल रहा है G is unmarried. मैम देखो G is unmarried है क्या? हाँ सर अनमैरिड है। तो G sister-in-law कैसे हो सकता है? सर ऐसे दिया है क्वेश्चन में। अरे तो जब शादी नहीं हुआ तो sister-in-law कैसे बनेगा? और यहाँ पे बोल रहा है अनमैरिड है। क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लग रहा मुझे। सर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सोल्यूशन में किसने बनाया क्या उसको? हाँ शादीशुदा किया हुआ है जी को? नहीं नहीं। चलो देखते हैं। एक मिनट मत बताओ देखते हैं। A is the G is the unmarried. E is the sister-in-law of A. E is the sister-in-law of A. तो A का sister-in-law E यहाँ पे आ जाएगा। E is the sister-in-law of A. Q is married woman. Q is the married woman. तो ये हो गया मेल, ठीक है? Married woman, but she is not married to D. ओहो, यहाँ पे तो D का शादी करा दिया। ठीक है। P का F, there are 10 members in the family. Couple H is grandson of D, who has 2 children, 1 daughter, 1 son. F is the daughter of P. F is the daughter of P, who is not married to B. Who is female? G is the sister-in-law of F. G is the sister-in-law of F. तो G यहाँ पे अगर आ गया he is the son of Q. सर आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ।
हेलो एक मिनट कंसंट्रेशन बोलो मत। कितना माइंड कपल है? माइंड कपल फोर है, कितना फोर फोर है? मैं 1 2 3 आ रहा है। माइंड कपल 4 डी है,
H is grandson of D, H is grandson of D who has 2 children, ठीक है, 1 daughter 1 son. F is a daughter of P, F is a daughter of P who is not married to B, B शादी नहीं करा. चलो, who is female, B is a female, ठीक है, right है हमारा. G is the sister-in-law of F, G is the sister-in-law of F, हो सकता है sister-in-law. डी की भी शादी हुई है. G is the sister-in-law of F. C is the son of Q. C is the son of Q. ठीक है. H is nephew of C. H is nephew of C. ठीक है. A is the son-in-law of Q. A is the son-in-law of Q. चलो, इसका बेटी का दामाद हो गया. चलो, G is unmarried. शादी नहीं कराते. G unmarried है. नहीं होगा शादी. चलो, he is the sister-in-law of A. He is the sister-in-law of कहाँ गया? In-law of. He is the sister-in-law of A. A का he is the sister-in-law of A हो रहा है. Q is married woman. Q ने शादी किया, but she is not married to D. मैम देखो, राइट है क्या? 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल, 4 मैरिड कपल. देखो हाँ सर, सही है. परफेक्टली. हाँ चलो, अब मैं समझाऊँ इसको. हाँ हाँ सर. चलो, यहाँ पे देखो सर, लाइट आ रहा है सॉल्यूशन पे. पीछे बना देता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ, आप पढ़ो. एक्चुअली ना बहुत लंबा है, मैं नीचे लिख देता हूँ. यहाँ पे देखो, सर ये पीओ लेवल का क्वेश्चन होगा ना मैथ्स के? अरे भयंकर लेवल का, इतना लेवल नहीं आता है. ये काफी भयंकर लेवल वाला दिया है मैम. क्लर्क में नहीं आएगा ना? नहीं, ये पीओ का है. ये पीओ कौन सा लेकिन है? ये पीओ आईबीपीएस तो भी नहीं आता. नहीं सर, डेली क्विज में आया था अड्डा के डेली क्विज में. इतना भयंकर. चलो, यहाँ पे देखो, पहले तो नोट डाउन कर लो, मैं रफ करूंगा. तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस के साथ. अभी लाइट नहीं आ रहा है ना? नहीं सर. हाँ, इसको नोट डाउन कर लो. अच्छा क्वेश्चन दिया, नोट डाउन करो, फिर सॉल्व करो. सर ये पीओ में पूछ सकते हैं? इतना बड़ा नहीं आता पीओ में. पीओ दिया हूँ ना मैं, मेरे को पता है. ये जो क्विजेस होते हैं ना, अड्डा के क्विज हो गए या फिर मॉक टेस्ट, ये जानबूझ के आपको हार्ड का प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको इजी वाला जो आएगा ना तो तुरंत सॉल्व हो. जानबूझ के हार्ड का प्रैक्टिस कराते. ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा पता है? 3 जनरेशन आएगा, 2 मैरिड कपल या 3 मैरिड कपल है बस, या फिर 4 मैरिड करा दिया और प्लस 10 मेंबर दे दिया. जनरली 6 मेंबर या 8 मेंबर आते हैं और 3 मैरिड कपल आते हैं. हाँ सर, इसमें पूरा टाइम निकल जाएगा. हाँ, नहीं आता, नहीं घबराओ, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है. ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ब्लड रिलेशन. एक ही क्वेश्चन लगाने पे पूरा ब्लड रिलेशन का बेस और सब क्लियर. डाउट सेशन ले रहे हो क्या सर? हाँ, डाउट सेशन. सर आपने जो अड्डा का बुक लिया है वो एक बार बताओ ना, क्योंकि मैंने अभी चेक किया तो बहुत सारे हैं अड्डा के बुक. हाँ, दिखाता है. देखो, मैंने एसएससी का लिया है ये बुक, दिखा आपको. आप बैंक का मंगाओगे? हेलो सर. हाँ मैम, बोलो ना. सर, ये डाउट सेशन कब संडे को रहेगा? क्या बोल रहे हो नीता मैम?
सर मैं बोल रही हूँ डाउट सेशन हर संडे को रहेगा। नहीं नहीं, हर संडे को नहीं होगा। ये क्या हो गया था कि मैं आज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग लेने वाला था, तो क्योंकि अभी एसएससी का तैयारी करवाना है ना, हाँ। तो वो हिसाब से सोच रहा था, लेकिन बाद में सबके डाउट्स आने लगे, तो मैंने बोला डाउट सेशन ही लेते हैं, कि वो भी अच्छा है, डाउट सेशन हो जाएगा तो बेहतर है, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर कल से CHSL का पेपर स्टार्ट होगा ना? CHSL का पेपर स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से। कल 12 है ना? हाँ कल से। हाँ, कल से। हेलो सर। हाँ मैम बोलो ना। सर मेरा अभी सिलोक्स का 2 क्वेश्चन और है। बोलो बोलो मैम बोलो। सर अभी ये क्लियर कर दो, फिर उसके बाद। सिलोक्स 2 मिनट का काम है, बोलो, इसको क्लियर करने में टाइम जाएगा। बोलो मैम। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। हाँ इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बना। बोलो मैम। Doors are window. All doors are Window. हाँ। Some windows are clip. Window are Clip. clip. Conclusion sir. हाँ। First, if some clips are door. Clips are Door. door. सर उसी में है then they. हाँ। सर उसी में है, उसी में। अरे ये कहाँ से लाते हो ये सब? ये नहीं आएगा एग्जाम में। ये नहीं आएगा? ओके सर। ये सीटी एग्जाम, ये सब आपके इसमें नहीं आते, एनडीए वालों को आते हैं। सर दूसरा वाला, all seats are hot. All seats are hot. hot. All belts are hot. All belts are hot. Conclusion. Some seats are belt. Some seats are belt. All hot are either seats or belt. All hot are either seats or belt. देखो, all seats are hot. All belts are hot. पूरा का पूरा बेल्ट हॉट में है। पहला कंक्लूजन बोला है some seats are belt. सीट का कुछ हिस्सा क्या बेल्ट है क्या, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या सीट का कुछ हिस्सा बेल्ट है क्या, मुझे बताओ। नो सर। नहीं। तो ऑल हॉट, जो ऑल हॉट है, क्या या तो सीट होगा या तो बेल्ट होगा। क्या पूरा का पूरा हॉट सीट है या बेल्ट है क्या, मुझे बताओ। ऑल में कम आना चाहिए था, यहाँ पे तो राइट होता, यहाँ पे ऑल दे दिया। ऑल हॉट या तो सीट होगा या तो बेल्ट होगा, तो ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आ रहा है। सर वो ए और एफ में मैरिड कपल है या भाई बहन है? वो ए और एफ कहाँ पे? यहाँ पे डायग्राम बना हुआ। ये शादीशुदा है। हाँ बोलो। और कोई डाउट? अंकुश बोलो। हाँ सर मेरा भी सिलोक्स का था। बोलो बोलो अंकुश। हाँ। Some shoe are socks. Some shoe are socks. socks. Some socks are sandal. Some socks are sandal. All belt are shoe. All belts are shoes. All slipper are sandal. Slippers are sandal. एक मिनट को वेन डायग्राम बना लें दो। Some shoes are socks. Some socks are sandal. All belts are shoes. All slippers are sandal. All slippers are sandal. एक मिनट यार ये तो ऐसे बहुत है। Some shoes are socks. Some socks are sandal. All belts are shoes. All slippers are sandal. हाँ पूछो कंक्लूजन। हाँ कंक्लूजन है सर, some shoes are sandals. Some shoes are sandal wrong. Some शू यहाँ पे सैंडल यहाँ पे कहीं पे भी सम का रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग है। Wrong. Some socks are slipper. Some socks are Slipper. socks और slipper कहीं पे भी सम का रिलेशन नहीं। हाँ सर। No sandal is shoe. No sandal is shoe. रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। यदि पॉजिटिव वेन डायग्राम
नेगेटिव नहीं आएगा। सम शूज आर बेल्ट। सम शूज आर बेल्ट। सम शूज आर Wrong. बेल्ट। नहीं, एक मिनट, सम शूज आर बेल्ट है ना? हाँ राइट शूज का कुछ हिस्सा बेल्ट है। बेल्ट किधर है सर? इधर बेल्ट ही है अंदर यहाँ। ना? हाँ, हाँ हाँ, आ जाएगा सर। आइदर और का देखो जरा, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम है क्या किसी का? चेक करो, 4 कंफ्यूजन है ना इसके लिए। हाँ सर, आइदर है इसमें, ओनली ईदर 1 और 3 and 4 फॉलो। हाँ, ऐसा है। 4 तो हो रहा है। 3 हाँ और सब्जेक्ट बताओ क्या है, नाम बताओ। हाँ सर, फर्स्ट का है सम नहीं शूज आर। नहीं, 3 और 4 का आइदर और है ना? 3 नहीं और नहीं 4 सर, बोलो। नहीं सर, ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ओनली ईदर 1 और 3 and 4 फॉलो। हाँ, तो वो 4 तो फॉलो हो रहा है हमारा। 1 और 3 का सब्जेक्ट बताओ। हाँ सब्जेक्ट सर, क्या है? सम शूज आर सैंडल। शूज और सैंडल। चौथे का बताओ, तीसरे का बताओ। नो सैंडल इज शू। सम और नो आ गया। नो हाँ। सैंडल इज शू। देखो नीता मैम, यहाँ पे भी देख लो। नीता हाँ मैम, सर, हाँ सर। सम और नो यहाँ पे भी आया, सब्जेक्ट सेम हुआ, ये भी आइदर और में गया। आपका खुद का लाइट बंद करना। लाइट बंद करूँ? दिख रहा है यहाँ पे सम और नो आया। हाँ सर। अभी क्लियर दिख रहा है क्या बोर्ड? आए सर, आपको नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जस्ट चेक करके देख रहा था, मुझे भी आइडिया आ गया ना कि लाइट बंद करो, तो मैं भी जस्ट चेक करके देखता हूँ। दिख रहा है क्या बोर्ड प्रॉपरली, मुझे बताओ। हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ सर, दिख रहा है। देखो सम और नो आया ना, सम और नो आया। देखो आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक में नाइदर नॉर दिया है, बट इनके बुक में आइदर और सेकंड क्वेश्चन इन्होंने लिया है, तो आप समझ जाओ प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है बुक में, इसलिए मैंने बोला आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर मैम? हाँ सर, क्लियर। सर सुनो, बोलो बोलो मैम। इसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया है ना, तो फिर मैं गूगल पे सर्च की थी, तो उसमें लिखा था पूरक। पूरक मतलब वही सेम सेम होंगे ना? नहीं, एक काम करो, क्वेश्चन भेजो मैम किसी के द्वारा। तो तृप्ति मैम को भेजती हूँ मैं। चलो यहाँ पे देखो, देयर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली, 4 मैरिड कपल। 4 मैरिड कपल है 8 मेंबर में। बोला है डी हैज 2 चिल्ड्रन। डी को ना 2 बच्चे हैं, बट मुझे पता नहीं वो कौन है। 1 सन 1 डॉटर, एक बेटा होगा एक बेटी होगा, बट हमें पता नहीं है, अभी आगे लेते हैं। एफ इज द डॉटर ऑफ पी। एफ जो है डॉटर है किसका? पी का। बोला है who is not married to B। पी जो है बी से शादी नहीं करेगा। बी जो है बी से शादी नहीं करेगा। who is female, बट बी जो है वो फीमेल है। क्लियर यहाँ तक? मुझे बताओ। यस सर। ठीक है। जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। देखो जी जो है सिस्टर इन लॉ है एफ का, तो इसका जो हस्बैंड होगा ना, इसका जो हस्बैंड है उसका जो सिस्टर होगा जी, उसका सिस्टर इन लॉ बनेगा कि नहीं एफ का? मुझे बताओ। बताओ यहाँ पे बनेगा, ये समझ में आया कि नहीं कि जी जो है हाँ। किसका? एफ का। तो एफ के हस्बैंड के बहन को ही भाभी बोलते हैं ना। क्लियर? सी इज द सन ऑफ क्यू। सी जो है सन है इसका क्यू का, बट इसका क्यू कहीं पे मैच हो रहा है क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एच इज नेफ्यू ऑफ सी। सी दिया है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो एच इज नेफ्यू ऑफ सी। सी दिया है, मतलब जो भी है भाई या बहन, मुझे पता नहीं कौन, बट वो लोग नेफ्यू बोलते हैं, तो एच को नेफ्यू हो गया। और एच का कहीं पे भी क्लू दिया है क्या? मुझे बताओ। नहीं। एच का क्लू नहीं दिया है। ये डी था ऊपर ना, 4 मैरिड तो पता रहते हैं। डी को 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है, और 4 लोग शादीशुदा है। ठीक है, एच का कहीं पे भी नहीं बैठा। आगे बढ़ते हैं। ए इज दी सन इन लॉ क्यू। ए जो है सन इन लॉ है क्यू का। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो ए जो है सन इन लॉ है क्यू का, मतलब ये इसकी बेटी होगी, क्यू का एक बेटी होगी, बरोबर ना? हाँ सर। अभी तो सन इन लॉ बनेगा। तो ए जो हो गया सन इन लॉ बना दिया हमने। यहाँ पे क्यू बैठ रहा है प्रॉपरली। जी इज अनमैरिड। जी शादीशुदा नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ही इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। ही इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ही जो है सिस्टर इन लॉ होगी इसका ए का।
तो देखो यहाँ पे इसका वाइफ भी हो सकता है, इसका बहन भी हो सकता है, छोड़ दो आगे बढ़ते हैं। He is the sister-in-law of A. Q is married woman. Q is married woman है, मतलब married है मतलब शादीशुदा है ये, बरोबर कि नहीं? But she is not married to D. वो D से शादी नहीं करेगा। D से शादी नहीं करेगा, it means D तो अलग ही हो गया ना, D अलग ही हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये मैरिड वुमेन है और बोला है कि G is the unmarried, he is the sister-in-law of A. He is the sister-in-law of A. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्लू को मैच करने की कोशिश करो, क्या बैठ रहा है क्या? H और Q, यहाँ पे C है, he is A is यहाँ पे E आ सकता है क्योंकि E सिस्टर इन लॉ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बिठाने की कोशिश करो। हाँ सर बैठेगा। यहाँ पे बिठाओ, F यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ गया, तो G यहाँ पे आ जाएगा। बैठ रहा है कि मुझे बताओ। F यहाँ पे वाइफ है, A हस्बैंड हो जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा और F के ऊपर P आएगा, तो F के ऊपर P आएगा मतलब P यहाँ पे आ जाएगा। F के ऊपर फादर P है ना, तो यहाँ पे एक ही जगह बचा ना फादर के लिए, मुझे बताओ बैठ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ। हाँ सर, अभी डी के 2 बच्चे हैं। अभी डी के 2 बच्चे हैं, तो डी के 2 बच्चे हैं, तो ये 2 बच्चे हो जाएंगे 1 सन 1 डॉटर। और क्या बोला है, बचा कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बी बचा है ना। बी मैरिड वुमेन है और वो फीमेल है, तो बी को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इसको मेल ले लेंगे। क्यों लिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि 4 कपल चाहिए था, एक कपल यहाँ पे मिला, एक कपल यहाँ पे मिला, एक कपल यहाँ पे मिला, तो ये इसको भी कपल बनाने के लिए मैं डायरेक्टली इसका शादी करा दिया। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, कोई डाउट था क्या अभी, मुझे बताओ। नहीं सर। तो थैंक यू सो मच क्लास। सर हाँ बोलो। सर सुनो ना, आइदर एंड नाइदर में जो डिफरेंस है, जो आंसर निकालते समय अपन करेक्ट मानते हैं ना कि ये नाइदर है और ये आइदर है, तो कैसा करना है वही नहीं मुझे समझ। किसका बात कर रहे हो? इनइक्वालिटी, यही स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 4 ऑप्शन होता है ना, इफ एनी कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इन ओनली कंक्लूजन। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आइदर और का कोई रूल नहीं है। अगर आपका कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है तो 1 एक्सप्लिसिट होगा। अगर जो राइट होता है, एक राइट होगा तो 1 फॉलो और 2 राइट होगा तो 2 फॉलो ना। तो सेकंड राइट होगा सेकंड फॉलो, अगर दोनों राइट हुआ तो बोथ फॉलो। यस। रॉन्ग हुआ तो नाइदर नो, यही आता है। दोनों रॉन्ग होगा तो नाइदर रॉन्ग। हाँ दोनों रॉन्ग हो तो आइदर और नहीं होता मैम इसमें। ओके। आइदर और का मतलब ही हो गया बोथ इसमें। हाँ बट फोर्थ ऑप्शन ही नहीं समझ रहा। यस सर। हाँ सर मैं क्या बोल रही थी कि होल नंबर जो आया था एग्जाम में, सर आप मिले क्वेश्चन तो बताइएगा जरूर। बताऊंगा, पहले वो क्वेश्चन भेजिए, मैं देखूंगा पहले। सर इनइक्वालिटी में भी आइदर और कैसा है? आइदर और देखो इनइक्वालिटी में ऐसा है कि आपका दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, रूल नंबर 1। सेकंड, सब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए, मतलब ए और बी दिया है तो ए और बी यहाँ पे भी होना चाहिए। थर्ड, आपका 3 साइन आना चाहिए, या तो ये तीनों साइन आना चाहिए कंक्लूजन में भी और स्टेटमेंट में भी, या तो ये साइन आना चाहिए कंक्लूजन में भी स्टेटमेंट में भी, या तो ये साइन आना चाहिए कंक्लूजन और स्टेटमेंट। अच्छा मैंने लिखा है क्या? सर ये लास्ट थर्ड वाला जो बोला आपने, वो उस कंक्लूजन का देखना है कि स्टेटमेंट का? दोनों देखना है। दोनों देखना है। देखो कंक्लूजन में दिया रहेगा ए ग्रेटर देन बी और दिया रहेगा ए इज इक्वल टू बी, तो दोनों आया कि नहीं साइन, मुझे बताओ। दोनों आया ना? यहाँ पे देखो कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन की बात करो, कंक्लूजन में दोनों आया कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ वो आ गया। आया ना? स्टेटमेंट में दिया रहेगा ए ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू बी। अब देखो ए टू बी में जाना था, दोनों क्या साइन मिला मुझे? ये स्टेटमेंट हो गया। क्या साइन मिला? ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल,
बट देखो ग्रेटर यहाँ पे है, इक्वल यहाँ पे और ग्रेटर इक्वल मैच हो रहा है कि नहीं? हाँ ओके ओके है कि यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन इक्वल, अगर एग्जैक्ट होता तो हम लोग राइट करते ना, तो दोनों रॉन्ग हो गया बाय रूल, बट ग्रेटर देन इक्वल और ये ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे भी है, तो आइदर और सब्जेक्ट भी सेम है, समझा आपको? यस सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? सर सर बोलो ना। बोल रहा हूँ कि मैं किधर सेंड करूँ क्वेश्चन? आप ठीक है, मैं बताता हूँ। तृप्ति मैम को भेज दो डायरेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, अगले लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 बाय।